हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल डीसी एकेडमी। आज हम अपने इस लेक्चर में ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है वॉइस। आपने थंबनेल में भी देखा होगा। देखिए, ये जो वॉइस का टॉपिक होता है, ये क्लास 10th हो या 12th हो या कंपटीशन की कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ये हर जगह पूछी जाने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। ओके, अब वॉइस का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो तो ट्रांसलेशन में होता है। लेकिन जब हमारे सामने कोई सेंटेंस दिया होता है तो हमको ये जानना कठिन होता है कि इसका हम एक्टिव वॉइस बनाएं कि इसका हम पैसिव वॉइस में बनाएं। तो ये भी प्रॉब्लम बच्चों के सामने क्रिएट रहती है। तो मैं अपने इस लेक्चर में वॉइस को इस प्रकार से डिस्क्राइब करूंगा कि आपको हर वो जो परेशानी होती है वो इसको पढ़ने के बाद दूर हो जाएगी। ओके, तो चूंकि ये फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लास चलेगी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप बोर ना होइए, आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा और इस वीडियो को पूरा देखिए। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वॉइस। और वॉइस किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉइस क्या होता है। तो देखिए, वॉइस एक वर्ब का ही रूप होता है। वॉइस एक वर्ब का ही रूप होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। ठीक, तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, जैसे लिखा हो राम राइट्स अ लेटर। तो देखिए यहां पर एक सब्जेक्ट काम कर रहा है। ओके, या किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किया गया कार्य का परिणाम भोगता है, यानी कि सब्जेक्ट ही किसी व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति या कोई दूसरे वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का क्या होता है, ये परिणाम भोगता है। जैसे कहा जाए राम इज बीटन बाय हिज मदर। ओके, तो यहां पर एक राम सब्जेक्ट था जो किसी वर्क को कर रहा था। यहां पर राम जो है किसी वर्क को भोग रहा है, किसी अब उसकी माता कोई काम कर रहे हैं जिसका परिणाम ये भोग रहा है। तो देखिए, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं एक्टिव सब्जेक्ट, और ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट है। ये पैसिव सब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर के है तो दोनों सब्जेक्ट ही। ओके, तो ये जो राम वर्क कर रहा है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये किसी कार्य का डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो इस प्रकार से वॉइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एक्टिव वॉइस, तो ये जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है ये एक्टिव वॉइस हो गया, और जिसमें इनडायरेक्टली है वो क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम जान लेते हैं कि वॉइस दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। तो हमको वॉइस, फिर वॉइस में जो वॉइस चेंज करनी होती है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करनी होती है। ओके, तो अब हम देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, क्या क्या इसके नियम होते हैं। तो इन सब नियम को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किन किन टेंस का बनता है। ओके, तो एक्टिव से पैसिव, तो एक्टिव से पैसिव केवल 8 टेंस के ही बनते हैं, बाकी के 4 टेंस के नहीं बनते हैं। तो वो जिनके नहीं बनते हैं आइए पहले उनको देखते हैं। तो ये है वो टेंस जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इनका पैसिव वॉइस आखिर क्यों नहीं बनाते हैं, इसका क्या रीजन है। तो मैं बता दूं कि जिन वर्ब, जिन टेंस में या जिन सेंटेंस में पहले से ही कोई बी फॉर्म आई हो, या बी या बीन, बी फॉर्म में बी बीन बीइंग सब हो जाता है, ये आया हो तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ये ग्रामेटिकल रूल के विरुद्ध है। फॉर एग्जांपल, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस देख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस देख रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस देख रहे हैं, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस देख रहे हैं। इन सबके हेल्पिंग वर्ब में बीन 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 और बी आया है। तो अब इनका पैसिव्स बनाएंगे तो आपने देखा होगा जनरली जब कॉन्टिन्यूअस का पैसिव्स बनाते हैं तो उसमें हम बीइंग लगाते हैं, बीइंग। तो हम एक बी पहले से बीइंग पहले से दे रखा है, और अगर हम उसमें बीइंग लगा देंगे तो दो दो बी वर्ब हो जाएंगे, जो कि अनुचित है, जो कि ग्रामेटिकली रूल के हिसाब से गलत है। तो यही रीजन है कि इनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के ये हैं कुछ नियम।
आइए हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा रूल नंबर 1 में कि देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस उन्हीं का बनता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस उन्हीं का बनता है जिसका वर्ब ट्रांजिटिव होता है। पहले रूल आपको यही आना होगा, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होता है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब जैसे लिखा है ही ईट्स अ मैंगो, तो ही ईट्स ए मैंगो में ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है और ये वर्क कर रहा है खाने का, और किसको खा रहा है, एक मैंगो को। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं एक्टिव सब्जेक्ट, ऐसो कहते हैं एक्टिव ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने का जो कार्य कर रहा है यहाँ पर ये है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है, और आपको मालूम होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से ही बनता है। ओके, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं रूल नंबर 1 में कि ट्रांजिटिव वर्ब होने पे ही उसका पैसिव वॉइस बनता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ये आपको अलग से वीडियो में देख सकते हैं, जिसको मैंने डाला रखा है, मैंने जो है वीडियो बना करके डाल रखा है। ओके, अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है। जैसे लिखा है एक्टिव वॉइस, जैसे यही सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर। आप ये समझ लीजिए किस वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पर ये जो ही है ये एक्टिव सब्जेक्ट है, और ये लेटर क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट है। ये इसमें है एक्टिव वॉइस में है। ओके, तो जब इसका हम पैसेज बनाते हैं तो ए लेटर को पहले लिखेंगे, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो यहां पर ये क्या है, पैसिव सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट है। ये यहां पर क्या था, एक्टिव सब्जेक्ट था, ये आपका पैसिव सब्जेक्ट है। और इसको हम पैसिव ऑब्जेक्ट कहते हैं या फिर एजेंट कहते हैं, या फिर इसको हम एजेंट कहते हैं। तो हमको ये जानना होगा कि ये पैसिव सब्जेक्ट और पैसिव ऑब्जेक्ट, मैं बार बार नाम लूंगा पैसिव सब्जेक्ट की और पैसिव ऑब्जेक्ट की, एक्टिव सब्जेक्ट की और एक्टिव ऑब्जेक्ट की। ये बार बार मैं जब नाम लूंगा तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है एक्टिव सब्जेक्ट, ये है पैसिव सब्जेक्ट। तो करते क्या है रूल नंबर 2 में कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं, या पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लिख देते हैं, ये बन जाता है पैसिव का सब्जेक्ट, और इस एक्टिव के सब्जेक्ट को हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे, जिसको हम पैसिव का ऑब्जेक्ट या फिर एजेंट कहते हैं। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर रख देते हैं। और इसलिए हमको एक मैं डिटेल दे दे रहा हूं, इसके बगल में देख रहे हैं आप कि ही को सॉरी आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में, दे को देम में, वन को हु को हुम में। ये हमारे कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जिनको हम आपस में चेंज करते हैं। ओके, इस चीज को जरा आप ध्यान रखिएगा, इसके इसी के नीचे इसको लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया रूल नंबर 1, ये हो गया रूल नंबर 2। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को। तो देखिए रूल नंबर 3 है कि पैसिव ऑब्जेक्ट से पहले किसी न किसी प्रीपोजिशन, जैसे बाय हो, इन हो, टू हो, विथ हो, ऑफ हो, एट हो, और भी जितने प्रीपोजिशन है सब किसी न किसी प्रीपोजिशन का यूज हम जरूर करते हैं। बगैर प्रीपोजिशन का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर उसमें पैसिव ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उससे पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन यूज करना जरूरी है। ओके, अब किन प्रीपोजिशन का कब यूज करते हैं उसकी लिस्ट जो है आपको अभी दिखाई जा रही है कि किस प्रीपोजिशन का यूज किस वर्ब के साथ करते हैं। कुछ वर्ब हैं जो लिस्टेड हैं जिनके साथ यही प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, आप इनको देख सकते हैं। ओके,
फिर हम बात करेंगे कि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर रहता है। मतलब पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के बनता नहीं है और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, इस बात को आपको याद कर लेनी है, ये सब रूल है। फॉर एग्जाम्पल राम राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है, तो जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब इज आया है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, एक प्रीपोजिशन आया है, फिर पैसिव क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव सब्जेक्ट है आपका। ओके, यहाँ पर आपको कुछ नोट दिखाई जा रही है जिनमें ये बताया गया है कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, तो अब आइए देखते हैं कि ये 4 रूल हुआ, 4 रूल के बाद एक नोट होता है। एक नोट जरा देखते हैं क्या है वो नोट ये है कि यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर, यदि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है अगर उसके स्थान पर वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, वी, दे, ये सब एक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आए हों, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो लिखेंगे, मतलब कि अगर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जा रहा है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगर जरूरत पड़ेगी उसी समय जब इसका हम सेंस नहीं क्लियर कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने थीफ को अरेस्ट कर लिया था। ठीक, तो इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए ये आपका क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, पैसिव, ये है आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि हमें अगर ये एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की जब मिलता है तो पैसिव वॉइस में हमें को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, यहाँ पर द पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले एक्टिव ऑब्जेक्ट लिख दिए, जैसे मान लीजिए लिखा है द थीफ, फिर इसका बन जाएगा वॉज अरेस्टेड, बस। अब बाय द पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको ये पता है कि चोर जो है पकड़ लिया गया, तो पकड़ने का काम कौन करता है, पुलिस ही करता है, ये रूल के हिसाब से है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पर अगर ये सब लिखा हुआ है, ये वर्ड जो लिखे हुए हैं, तो हम पैसिव बनाते समय इनको नहीं लिखते हैं, और जब पैसिव वॉइस का जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर प्रीपोजिशन का भी यूज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये मैं अभी आपको रूल बता रहा हूं। अब इस रूल को जानने के बाद आप इसके हर एक टेंस को, हर एक सेंटेंस को बहुत इजीली बना सकते हैं। एक रूल और देख लीजिए, उसके बाद सीधे हम अपने आ जाएंगे असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंसेस पे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो रूल नंबर 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको पढ़ने के बाद आप सीधे असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंसेस करने लगेंगे। तो देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या एस के साथ आई हो या डू और डज आई हो, तो अगर ये एक्टिव वॉइस में आपको दिखे कोई ये, तो जब पैसिव बनाएंगे तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा आपका इज एम आर होगा। ओके, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आई है एक्टिव वॉइस में तो हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें वॉज या वर होगा। और अगर इज एम आर वाज वर, अगर इज एम आर वाज वर आ जाए एक्टिव वॉइस के फॉर्म में तो हम इज एम आर वाज वर को लिख करके उसके बाद बीइंग लगा देंगे। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हैज हैव हैड आया हो तो हम हैज हैव हैड के बाद बीइंग लगा देंगे। और अगर मॉडल वर्ब में मॉडल वर्ब अगर आया हो, अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब आया हो तो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उन मॉडल वर्ब के बाद हम बी लगा देंगे। मॉडल वर्ब मतलब विल हो, शैल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, तो इनके बाद हम बी लगा करके पैसिव वॉइस सेंटेंस बना लेते हैं इजीली से। फिर मॉडल वर्ब के बाद कोई हैव आया, जैसे विल हैव, शैल है, तो हम क्या करेंगे, उन मॉडल वर्ब और हैव के बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। ओके, तो ये है रूल नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक और आ जाते हैं अपने सीधे असर्टिव सेंटेंस पे कि असर्टिव सेंटेंस के आए हुए सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका रूल होता है। ओके, देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस का जो है मैं फॉर्मूला दे रहा हूं कि किस फॉर्मूले पर पैसिव वॉइस बनाते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पैसिव सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर जो नॉट है तो नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर आए हुए सेंटेंस में एक्स्ट्रा पार्ट लिखते हैं,
फिर प्रीपोजिशन कोई ना कोई यूज करते हैं, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस एक्स्ट्रा को आप चाहे तो पैसिव ऑब्जेक्ट के बाद में लिख सकते हैं। ओके, तो हम ये लिखें एक्स्ट्रा यहाँ पर, या तो पैसिव ऑब्जेक्ट के बाद लिख सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं वी रिस्पेक्ट हिम। अब जरा इस सेंटेंस को बनाना है तो देखिए, ये सबसे पहले देखिए कि ये क्या है, रिस्पेक्ट कैसा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है या डू डज क्या है। तो ये हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लिखना होगा पैसिव ऑब्जेक्ट को, तो ये है हमारा पैसिव सब्जेक्ट को, तो इसको हम लाएंगे यहाँ पर हिम को। तो मैंने इससे पहले बताया था कि हिम को किसमें बदलना है, ही को, ही में। तो यहाँ हो गया ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या होगा, इज एम आर। अब इज किसके साथ आएगा, ही के साथ, तो ही के साथ इज होगा। एम होता तब जब यहाँ आई होता, आर होता तब जब यहाँ पर प्लूरल कोई नंबर होता है। तो ही इज, तो देखिए पैसिव सब्जेक्ट ही हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट है नहीं तो लगाइए मत। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, फिर कोई चीज एक्स्ट्रा है नहीं, प्रीपोजिशन यहाँ पर बाई लगेगा, और वी का क्या हो जाता है, अस। वी क्या हो जाता है, अस। तो आप इसको लिखें या ना लिखें, ही इज रिस्पेक्टेड हो जाएगा तो भी सेंटेंस हमारा सही है। तो अथवा हम लिख सकते हैं ही इज रिस्पेक्टेड। अब देखिए यहाँ पर मैंने लगभग जितने 5 रूल बताए थे उन 5 का यहाँ पर यूज मैंने लगभग कर दिया है। देखिए पहला रूल कि ट्रांजिटिव वर्ब होने पे ही बनाते हैं, तो देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब ही था। दूसरा रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया। तीसरा रूल, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, प्रीपोजिशन लगेगा हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले। ओके, फिर मैंने बताया था, अगर नोट बताया था कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे वी आ जाए, दे आ जाए, पुलिस आ जाए, पब्लिक आ जाए, समवन, नो वन, समबडी, नोबडी अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार लिखेंगे या तो नहीं लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के हम नहीं लिखते हैं, तो नहीं भी लिखे। पांचवा रूल बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हमको उसको इज एम आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को देना पड़ेगा। ओके, तो देखिए किस प्रकार से हमने पांचों यहाँ पर रूल अप्लाई कर दिया सर्किट सेंटेंस में। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ देखते हैं, लिखा हो चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। जो बच्चे होते हैं मिठाइयाँ पसंद करते हैं। तो देखिए बात हो रही मिठाइयाँ की, तो स्वीट्स। अब देखिए लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर हम क्या करते हैं, इज एम आर लगाते हैं। तो स्वीट्स क्या है, एक प्लूरल नंबर है, तो क्या बन जाएगा, स्वीट्स आर। फिर देखिए आर जब लग गया हेल्पिंग वर्ब तो नॉट है नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय चिल्ड्रन, सेंटेंस बन जा रहा है आसानी से। आइए देखते हैं अगले एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, अजीत डज नॉट हेल्प हिम। अजीत डज नॉट हेल्प हिम। अब इसको बनाना है अगर पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले हमको लिखना होगा ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को हम सब पैसिव सब्जेक्ट मानते हैं, तो हिम का क्या होता है, ही हो जाता है, तो हिम का ही लिख दिए। फिर ही लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, अब डज आया है तो क्या लिखेंगे, इज। मैंने बताया था डू डज आ जाए तो इज करना है, एम करना है, आर करना है, तो ही इज। फिर नॉट इस बार आया है तो नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। फिर कोई चीज एक्स्ट्रा आया नहीं है, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट लिखने से पहले प्रीपोजिशन, तो पैसिव ऑब्जेक्ट एजेंट क्या है, अजीत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनने चालू हो गए हैं। ओके, एक देखते हैं जरा एग्जांपल और, फोर्थ नंबर, जिसे लिखा हो ही विल हेल्प यू। ही विल हेल्प यू, तो सबसे पहले लिखना होगा हमको यू। अब विल आया है, कोई दिक्कत नहीं है, विल बी लगा देना है। मैंने कहा था जब कोई मॉडल आ जाए तो मॉडल बाद बी लगा देना है। देखिए सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, फिर हमने बी लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, बाई लगाएंगे, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो देख रहे हैं किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस हमारा बनने लगा है। ओके, तो इन सब रूल्स को आप याद रखिएगा और इन रूल्स को इसको अप्लाई करिएगा असर्टिव सेंटेंस में, देखिए बहुत आसानी से सब बनने लगेगा। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे लिखा हो someone has stolen my watch। फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं, लिखा है someone has stolen my
वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे माई वॉच को, तो माई वॉच। अब इसमें हैज हैव हैड आया है तो हैज को बना देंगे हैज बीन में, तो माई वॉच हैज बीन, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगेगा ही तो स्टोलन। अब देखिए हमने कहा था समवन आ जाए तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस बन चुका है। तो माई वॉच हैज बीन स्टोलन मतलब कि मेरी घड़ी चोरी हो चुकी है। अब किसने चुराया, किसी ने तो चुराई होगा। तो यहाँ पर हम समवन लिखें या न लिखें तो प्रीपोजिशन का भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये है असर्टिव सेंटेंस के कुछ रूल्स, फार्मूला और कुछ एग्जांपल्स जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको असर्टिव सेंटेंस में कोई समस्या नहीं होनी है। आप देखिए आपको टेंस का भले ही ज्ञान ना हो लेकिन इस रूल को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप पैसिव वॉइस तो कर ही ले जाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस से कुछ स्पेशल कंडीशंस को। ओके, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस से कुछ स्पेशल कंडीशन भी हैं, जैसे कि कंडीशन नंबर 1 की बात करेंगे। यदि असर्टिव सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड आया हो और इन वर्ब के बाद, इन मेन वर्ब के बाद क्या आया हो, कोई इन्फिनिटिव वर्ब आया हो, इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे आई एम टू राइट लेटर, आई एम टू राइट लेटर, इसका मतलब होता है कि मैं पत्र लिखने, मुझे एक पत्र लिखना है। ओके, तो देखिए करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर को ध्यान रखें। स्ट्रक्चर क्या था हमारा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर यानी कि पैसिव सब्जेक्ट हो गया। फिर इज एम आर लगा है तो हम इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, तो इज। ठीक, अब यहां पर हम वो बीइंग लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के साथ अगर इन्फिनिटिव आ गया है तो ए लेटर इज टू हम लगाएंगे बी, बीइंग लगाएंगे बी, रिटेन बाय मी। इस तरह के कोई भी सेंटेंस आए हमको इस तरीके से बनाना है। जैसे आई एम टू राइट लेटर तो ए लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। अगर यहाँ एम की जगह हैव आ गया होता हैव, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर ए लेटर के साथ हैज लगा करके सेंटेंस को बना देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं कंडीशन नंबर 2 को। तो स्टूडेंट्स अब आइए देखते हैं कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 ये है कि यदि असर्टिव सेंटेंस की जो स्टार्ट, यदि असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो देयर से, देयर के बाद कोई वर्ब आया हो, जैसे कि देयर इज आ गया कोई वर्ब, उसके बाद कोई नाउन आया हो, तो देखिए नो मनी, नो मनी ये क्या है, नाउन है, और उसके बाद देखिए इन्फिनिटिव 2 प्लस बाई आया है, इन्फिनिटिव आ गया है। तो हम इस सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, हमको ऐसे बनाना होगा, देयर इज नो मनी, आपको इतना लिखना होगा, और उसके बाद टू लगा करके बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी होगी। स्टूडेंट बन जाएगा ये। ओके, तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो देयर इज नो मनी टू बी बॉट, तो ये इस तरह से हम सेंटेंस को हम बना सकते हैं। हमको देयर इज नो मनी मतलब देयर वर्ब नाउन को लिखना होगा, यहां तक हमको फॉर्मूले में फिर से हमको पैसिव के रूप में लिखना होगा। उसके बाद हमको इन्फिनिटिव का टू लिखना होगा, उसके बाद हम बी यूज करेंगे, और बी के बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म भी होता है, ये आपको जानकारी है। तो आइए देखते हैं कंडीशन नंबर, स्टूडेंट्स आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के कंडीशन नंबर 3 की। तो कंडीशन नंबर 3 है यदि असर्टिव सेंटेंस की जो स्टार्ट हुआ हो असर्टिव सेंटेंस इट इज टाइम्स हुआ हो, यदि असर्टिव सेंटेंस इट इज टाइम प्लस इन्फिनिटिव से स्टार्ट हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, इट इज टाइम टू डू आवर वर्क, ये देखिए कंडीशन जो 3 है ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, इट इज टाइम टू डू आवर वर्क, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इट इज टाइम ही रहेगा। ओके, इट इज टाइम, इट इज टाइम लिखने के बाद हम लिखेंगे फॉर, इट इज टाइम फॉर आवर वर्क। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर इट इज टाइम लिख दिए हम, इट इज टाइम लिख दिए। अब उसके बाद हमको लिखना होगा फॉर, फॉर के बाद लिखना होगा ऑब्जेक्ट जिसकी बात हो रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, आवर वर्क। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर लिखा इट इज टाइम फॉर आवर वर्क, और उसके बाद हमको लिखना होगा टू बी डन, टू लिखने के बाद बी लगाएंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। आइए देखते हैं सेंटेंस को और करके। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, मतलब यह समय जो है दुकान बंद करने का है। इट इज टाइम
फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। बन गया सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम इस असर्टिव सेंटेंस के तीन स्पेशल कंडीशन को हमने देखा, जिसमें ये कंडीशन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों कंडीशन किस पर बेस्ड था? इंफिनिटिव पे बेस्ड था। आपने देखा इंफिनिटिव पे बेस्ड था। और इन तीनों में देखिएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इंफिनिटिव ही आया हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस से हमेशा आज्ञा यानी ऑर्डर, सलाह, रिक्वेस्ट, निषेध जिसको फॉरबिड कहते हैं, सजेशन या प्रपोजल आदि का जो है भाव प्रकट होता है। ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्लीज, काइंडली, डू नॉट, लेट या लेटस से स्टार्ट भी होते हैं। ओके, और इसमें एक सब्जेक्ट जो होता है यू वो छिपा होता है। तो इन सेंटेंसेस का पैसेज बनाना है तो आइए हम देखते हैं जो सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो ऑर्डर या फिर एडवाइस का भाव रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो सेंटेंस प्लीज काइंडली है तो वो रिक्वेस्ट बताता है, अगर डू नॉट है तो वो ऑर्डर और फॉरबिड, फॉरबिड मतलब कोई चीज को मना करना भी बताता है, और लेट से स्टार्ट है तो वो ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों बताता है। जैसे लेट मी गो नाउ ये रिक्वेस्ट हो गया, लेट हिम गो नाउ ये ऑर्डर हो गया। लेटस से सजेशन या प्रपोजल निकल के आता है ये बात, जैसे लेटस गो टू प्ले, चलो चलते हैं खेलने। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस जिनसे स्टार्ट होने वाले कुछ शब्द। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस में सबसे पहले लिखा है स्विच ऑन द लाइट, लाइट को स्विच ऑन कीजिए यानी कि जलाइए। तो अब इसको बनाने के तीन नियम बताए हैं। ठीक, अब ये तीन नियम जो बताया गया है ये ऑर्डर वाले सेंटेंस के लिए भी फॉलो करेगा और एडवाइस वाले के लिए भी फॉलो करेगा। देखिए पहला रूल ये बेसिकली ऑर्डर वाले सेंटेंस के लिए है, दूसरा रूल बेसिकली एडवाइस वाले सेंटेंस के लिए है, और जो तीसरा रूल है ये इसका यूज कब करते हैं जब हमें इन दोनों का यूज करने में कुछ असमंजस हो रहा हो। तो हम यू आर ऑर्डर्ड से या फिर यहां देख लीजिए अगर एडवाइस है तो हम इसको कर सकते हैं यू आर एडवाइस से भी हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। तो ये सबसे अब देखते हैं कैसे कैसे हमारा सेंटेंस बनता है। ये स्विच ऑन द लाइट लिखा है तो स्विच ऑन द लाइट का मतलब ये हो गया सबसे पहले हमको लिखना है लेट, तो हम लिखेंगे लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है किसको बंद करने के लिए चालू करने के लिए बोला जाए लाइट को, तो हम लिखेंगे लेट द लाइट। फिर बी लगाएंगे, बी लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑन, ये सेंटेंस हमारा बन गया। तो ये रूल नंबर 1 था। अब इसी को चाहें तो अथवा लिख करके हम क्या बना सकते हैं, पहले लिखेंगे द लाइट, उसके बाद क्या लिखेंगे शुड बी स्विच्ड ऑन, और तीसरा तरीका क्या है कि यू आर ऑर्डर लिखिए, यू आर ऑर्डर टू, और दिए हुए सेंटेंस को एज इट इज वैसे लिख दीजिए। तो स्विच ऑन द लाइट, ये हमारा सेंटेंस बन गया है। ओके, आइए जरा देखते हैं कि यू आर ऑर्डर का यूज कब करते हैं। देखिए यू आर ऑर्डर का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे कहा जाए कम हियर, जैसे एग्जांपल दिया जाए कम हियर। ओके, तो कम हेयर अगर इसको हमको बनाना है, ये पहला एग्जांपल था और ये दूसरा एग्जांपल है कम हेयर, तो इसमें ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसको हम इन दोनों नियम से नहीं बना सकते हैं, हम तीसरे नियम से बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। ओके, तो जो तीसरा रूल है ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो सब में काम करता है, पर ये रूल नंबर 1 और 2 जो है तभी वर्क करेगा जब इसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है। ओके, और इसमें एक बात और बताने वाली है कि मैंने शुरू में कहा था कि जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होता है उन्हीं का जो है पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में ये रूल फॉलो नहीं करता है कि ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आइए जरा देखते हैं एडवाइस वाले सेंटेंस को। तो एडवाइस वाले में लिखा है टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। तो एडवाइस वाले सेंटेंस को बेसिकली इस रूल से बनाना चाहिए, लिखना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है
बताइए जरा, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, द मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, हमारा ये सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ये नहीं जान पाते हैं कि ये इसमें ऑर्डर है कि एडवाइस है। तो ऐसे कंडीशन में हम किसी भी रूल का यूज कर सकते हैं, या ये यूज कीजिए, चाहे ये यूज कीजिए, चाहे ये यूज। लेकिन जब एडवाइस क्लियर है तो यहाँ पर हम यू आर एडवाइज्ड ही करेंगे। अब चाहे किसी भी कंडीशन को बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिखे हैं लेट से, तो लेट द मेडिसिन, ओके, लेट द मेडिसिन बी टेकन ऑन टाइम। अगर चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, द मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, या फिर यू आर एडवाइज्ड, या फिर हम बना ले यू आर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। तो ये सेंटेंस जो है इंपरेटिव वाले, जो जिसमें ऑर्डर या एडवाइस आते हैं, उनको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आइए देखते हैं प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस हमेशा प्लीज काइंडली से स्टार्ट होंगे, जिससे रिक्वेस्ट पता चलता है। तो देखिए प्लीज गिव मी अ बुक, तो इसको बनाना है तो आपको जैसे मैंने कहा था यू आर ऑर्डर टू से बना लीजिए अगर आज्ञा लग रहा है। अगर आपको एडवाइस लग रहा है तो यू आर एडवाइस टू से बना लीजिए। और आपको लग रहा है कि इसमें प्लीज और काइंडली आया है, अगर रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो या क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, तो यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। और प्लीज काइंडली को हटा देना है और सेंटेंस को टू लगा करके जोड़ देना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। ओके, तो किसी प्रकार का सेंटेंस हो प्लीज या काइंडली से, तो हमको प्लीज काइंडली हटा देना है और सेंटेंस की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से कर देना है, सेंटेंस हमारा बन जाता है। बाकी दिया हुआ सेंटेंस लिख देंगे। ओके, अब जरा देखते हैं लेट वाले सेंटेंस को। तो लेट वाले सेंटेंस जरा देखिए, लेट मी डू दिस वर्क। अब ये रिक्वेस्ट बता रहा है कि मुझे यह काम करने दीजिए। तो चाहे तो हम यू आर रिक्वेस्टेड से भी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और हमारा ये सेंटेंस बन सकता है। लेकिन इसको इस तरीके से बनाने को सीखते हैं जरा कि लेट मी डू दिस वर्क। इसमें देखिए एक मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बताइए। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसको आई ओ लिखा है मैंने। और दिस वर्क क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो इसका फार्मूला है वो जरा देखिए, इसका रूल जो है पहले लेट लिखना है, तो लिख दिया। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। फिर बी लगाएंगे, फिर वर्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। फिर प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, मी है ना यहाँ पर, तो बाई मी का क्या हो जाएगा, आई। तो लेट दिस वर्क बी डन बाई आई। आई नहीं करना है आपको, यहाँ पर मी ही करना है, ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होना चाहिए। लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क का अगर पैसेज बनाना है तो लेट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, फिर बी, फिर डन, फिर बाई, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, मी। ओके, तो इस प्रकार से लेट वाला सेंटेंस खत्म हो गया, प्लीज काइंडली सेंटेंस खत्म हो गया, एडवाइस और ऑर्डर वाला सेंटेंस खत्म हो गए। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं डू नॉट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और लेटर्स वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आइए करके सुनो, समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे डू नॉट वाले सेंटेंस को। तो देखिए डू नॉट वाले जो सेंटेंस होंगे, जैसे डू नॉट अब्यूज एनीवन या डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली ना दीजिए, या डोंट प्ले विथ फायर, आग से मत खेलिए। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें आपको कोई चीज मना किया जा रहा है तो आप इसको कर दीजिए यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू, और उसके बाद डू नॉट हटा दीजिए अब्यूज एनी वन। सेंटेंस बन गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, डोंट प्ले विथ फायर, तो क्या बन जाएगा, यू आर फॉरबिडन टू प्ले विथ फायर। इसमें क्या हो गया, डू नॉट हटा देंगे, डोंट, यू आर फॉरबिडन टू प्ले विथ फायर हो गया। ओके, फिर देखते हैं लेटस सिंग। अब जरा देखते हैं लेट वाले सेंटेंस, लेटस वाले सेंटेंस। तो लेटस वाले सेंटेंस में खास बात देखिए, लेट के साथ अस आया है, अस का मतलब हो गया वी। ओके, तो इस सेंटेंस को बनाना कैसे है, तो देखिए लेटस से क्या पता चलता है, सजेशन पता चलता है।
प्रपोजल पता चलता है, तो इस तरह के भाव निकल के आता है, तो हम ऐसे ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्या बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट। अब हमको यहां पर वी लिखना पड़ेगा क्योंकि अस है, तो यहां पर वी लिखना पड़ेगा। इट इज सजेस्टेड दैट वी, उसके बाद बोलिए शुड, वी शुड सिंग। ये सेंटेंस हमारा बन जाता है। तो लेटेस्ट वाले सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा कि लेटेस्ट वाले सेंटेंस को बनाना है तो हम सेंटेंस की बात करते हैं इट इज सजेस्टेड दैट वी से। अगर लेटेस्ट आया है तो हमको लिखना होगा इट इज सजेस्टेड दैट वी, उसके बाद लिखना होगा शुड, और शुड के बाद लिखना होगा सिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपका असर्टिव और इंपैरेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाने का नियम हो जाता है समाप्त। तो स्टूडेंट्स अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको जरा ध्यान से देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक जिसको कहते हैं यस नो टाइप, जिसको हम व्हाट टाइप भी कहते हैं, जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और वाई टाइप जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे सामने इंट्रोगेटिव के सेंटेंस दिए होंगे जिनको हमको पैसिव बनाना होगा, तो इस फॉर्मूले से ही हम उनका पैसिव बनाते हैं। ओके, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। ओके, जैसे डिड ही बाई अ बुक, तो देखिए डिड आया है तो ये फर्स्ट टाइप का है, तो डिड की जगह पे हमको एक पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका हमको पैसिव वॉइस के हेल्प में लिखना पड़ेगा। और मैंने बताया डिड होगा तो वाज या वर करना है, तो हम वाज या वर करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, ए बुक को हम ले आएंगे कहां पर, पैसिव सब्जेक्ट की जगह पर, तो वाज अ बुक हो जाएगा। ओके, वाज अ बुक, फिर नॉट है तो लगाओ, नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट, फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय और लिख देंगे हिम क्वेश्चन मार्क, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर वॉज या वर जो लगाना होता है इसके अकॉर्डिंग लगाना होता है, ये नहीं कि आप वर लगा दीजिए। अगर यहाँ पर बुक्स होता तो यहाँ पर वर लगाना पड़ता। ओके, आइए जरा देखते हैं दूसरे एग्जांपल को, हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क। तो देखिए हैव होता है तो हमको क्या होना होता है, हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन, लेकिन बीन कहाँ आता है आपको ये पता होना चाहिए। अब योर वर्क क्या है, ये आपका सिंगुलर है, इसलिए यहां पर होगा हैज क्वेश्चन वर्ड, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, हैज हो गया, फिर पैसिव सब्जेक्ट क्या है यानी कि योर वर्क, तो हैज योर वर्क। अब योर वर्क के अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया और बीन जो लगेगा वो हमारा यहां लगेगा। ओके, अगर इस सेंटेंस में नॉट आता तो हमारा वर्क के बाद नॉट लगा होता है, देखिए यहां पर नॉट लगाया गया है। तो हैज योर वर्क बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, फिर अब देखिए एक्स्ट्रा आया है टुडे, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय यू, ये सेंटेंस बन गया। तो ये तो था यस और नो टाइप फार्मूले पर बेस्ड दो एग्जांपल। ओके, अब हम जरा देखेंगे वाई टाइप फार्मूले पर आने वाले जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ओके, तो इसके लिए हम जरा इसको मिटा देते हैं, फिर जरा देखते हैं ये क्या है वाई टाइप फार्मूले पर आने वाले सेंटेंसेस। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं वाई टाइप फार्मूले पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस, और वाकई में ये जो सेंटेंस लिखे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे हु वाले सेंटेंस की। तो हु वाले सेंटेंस एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं बच्चे, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको हु वाले सेंटेंस को तीन तरीके से करने को बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले तो मैं बता दूं जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होते हैं, ओके, उनको जो है हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एक असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ये देखिए हु की जगह मान लीजिए किसी का नाम हो, जैसे लिखा हो राम टीचर्स यू इंग्लिश, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट ही तो होता, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये हु इंट्रोगेटिव ना होकर के क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट क्या इसमें यू है और इंग्लिश है, तो हम एक यू को लेकर चलते हैं। तो पहले हमने लिखा ऑब्जेक्ट असर्टिव रूल से, ऑब्जेक्ट यू लिखा, फिर यू के साथ आर लगाया क्योंकि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया टॉट। ओके, फिर ऑब्जेक्ट जो बच गया वो लिख दिए इंग्लिश, फिर बाई, और हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हु, तो ये सेंटेंस बन गया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया चूंकि इंट्रोगेटिव का था। तो एक तरीका था आपका असर्टिव मान करके, तो हमने इसको असर्टिव मान करके ये किया है। ओके, लेकिन था ये इंट्रोगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव रूल्स बनाएंगे तो बाय हुम को आगे कर देंगे बाय हुम,
ओके, अब इंट्रोगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा तो फिर हेल्पिंग वर्ब, तो बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर क्या हो गया पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट क्या है पर यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए लगा दिया, फिर बचा हुआ जो भी है इंग्लिश हो गया। आप सुनिए, अगर आपको इसका तरीका नहीं यूज करना है, अगर इसका ही तरीका यूज करना है तो एक तरीका और भी समझिए, ये सब जो है सही है आपके, कोई भी गलत नहीं कह सकता आपको। हु आर यू टॉट इंग्लिश बाई, ये जो हु और बाई का यूज है अब बहुत ज्यादा प्रचलन में चल रहा है इस समय, इसलिए आपको ये अगर कर लेंगे तो ये सबसे बढ़िया ये भी होगा। तो ये सेंटेंस हो चाहे ये सेंटेंस, दोनों बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं। ओके, तो देखिए हमको करना केवल क्या है, हुम को हु कर लेना है। ओके, यानी कि केवल क्वेश्चन वर्ड मानना है इसको, हमने इसको हुम किया, हुम ना करो, केवल हु रखो, और इस बाई को कर दो सबसे लास्ट में, तो इस रूल को ये भी फॉलो करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम हु के 3 तरीके से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। और कभी कभी कंपटीशन में यही क्वेश्चन आया होता है और इसके 3 ऑप्शन दिए होते हैं और चौथा ऑप्शन होता है नो एरर, मतलब ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, तो हमारा चौथा ऑप्शन ही सही होगा कि तीनों के तीनों क्या हैं, सही हैं। ओके, अब जरा बात करते हैं विच वाले सेंटेंसेस के। तो आइए स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अब विच वाले सेंटेंस की। तो विच वाले सेंटेंस हो या व्हाट वाले सेंटेंस हो, अब देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, तुम कौन सी किताब ज्यादा पसंद करते हो, तो यू तो हो गया सब्जेक्ट कि तुम पसंद करते हो, किसे पसंद करते हो, किताब को, ये है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड विच बुक है, सही है। अब डू डज आया है तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, इज लिखेंगे। फिर पैसिव सब्जेक्ट, अब पैसिव सब्जेक्ट जो है वो है आपका विच बुक, मतलब कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट विच बुक ही तो था, तो विच बुक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इच के बाद हमको पैसिव सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट लगाई नहीं तो वर्ब के साथ हम लाइक मोस्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन और पैसिव ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट कौन था यहाँ पर यू, तो हमने यू को यहाँ पे किया। तो कहने का मतलब ये है कि विच बुक आ जाए या व्हाट आ जाए तो हमारा पैसिव सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि पैसिव सब्जेक्ट विच बुक और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक ही होते हैं। जैसे व्हाट डज शी ईट, वह क्या खाती है, तो व्हाट हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। डू डज आया तो जा गया, फिर इसके बाद पैसिव सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिखेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से मैंने आप इस लेक्चर में पैसिव वॉइस के हर एक रूल को कवर करने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। इसके एग्जांपल्स को और ज़्यादा करिए, अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के अपने सेंटेंस को पूछ लीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर